हेलो एवरीवन। तो आज हम 10th क्लास की ज्योग्राफी से चैप्टर 4 कृषि करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कृषि क्या होती है। अ, एक जो हम कह सकते हैं हमारे मानव के पेट भरने के लिए जो खेतों से हम अपनी प्रत्यक्ष क्या करते हैं, श्रम करते हैं और उससे क्या होता है, हमें खेतों से क्या मिलता है, अनाज मिलता है। तो उसको हम कृषि कहते हैं। और इसमें हमें क्या चाहिए होती है, भूमि चाहिए होती है, पूंजी चाहिए होती है और बीज चाहिए होते हैं और क्या चाहिए होते हैं, औजार चाहिए होते हैं। तो इन सब को मिलाकर जब हम एक खेत से क्या करते हैं, अन्न उत्पन्न करते हैं, अनाज का उत्पादन करते हैं, तो उसको हम कृषि कहते हैं। तो जो भारत है, क्योंकि वो तो बहुत पहले से ही कृषि कार्य करते आ रहा है, तो जो भारत में 70% से भी अधिक जनसंख्या क्या है, कृषि पर संलग्न है। वो अभी भी कृषि कार्य पर निर्भर है। और जो कृषि है वो प्राथमिक प्रक्रिया है, यानी कि मानव की अलग अलग क्रियाओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो जो प्राथमिक पहली प्रक्रिया है वो कृषि होती है। ठीक है। यह हमारे लिए अत्यधिक खाद्यान्न उत्पन्न करती है, अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। यानी कि कृषि से हमें क्या मिलता है, खाद्यान्न मिलता है। इसमें जैसे गेहूँ हो गया, चावल, चाय, कॉफ़ी, दाल, ये सब चीज़ें। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, कृषि करने से मिलते हैं। अब देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की आर्थिक प्रक्रिया है, यानी कि जो कृषि है, क्योंकि 70% से भी अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो ये हमारे लिए क्या है, आर्थिक प्रक्रिया है। हमारी जो आर्थिक जहाँ से हम क्या कहते हैं, पैसा कमाते हैं या फिर हम अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा कमाते हैं, वो हमारी आर्थिक प्रक्रिया होती है। तो वो हम किस पर निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर हैं। परंतु पिछले हजारों वर्षों के दौरान इसकी विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। क्योंकि कृषि क्या है, भारत में बहुत पहले से ही चलती आ रही है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें परिवर्तन आने लगा। जैसे पहले क्या होता था, लकड़ी के औजार होते थे। फिर धीरे धीरे वो लोहे के, तांबे के, लोहे के औजार बनने लग गए। फिर और धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। तो फिर क्या हो गया, अब औद्योगिकरण के कारण क्या हो गया, अब इसमें जितने भी मशीनें वगैरह, अब मशीनों का उपयोग होता है कृषि के लिए बड़े बड़े क्षेत्रों में। ठीक है। तो ये परिवर्तन है कृषि में। वर्तमान समय में भारत में विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार से कृषि तंत्र अपनाया गया है। जो भारत है, तो इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार से कृषि की जाती है। तो सबसे पहले है प्रारंभिक जीवन निर्वाहन कृषि। अब जो जीवन निर्वाहन कृषि से हमें पता चल रहा है कि हमारे जीवन के निर्वाहन, यानी कि हमारे जीवन को चलाने के लिए जो हम कृषि करते हैं। तो यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव, खुदाई करने वाली छड़ी और परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। क्योंकि यह एक जीवन निर्वाहन कृषि है, यानी कि हम अपने लिए जो फसल पैदा करते हैं, अपने पेट भरने के लिए जो फसल पैदा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा होता है। इसमें कुछ लोग होते हैं, हम अकेले, हमारा खुद का परिवार भी कर सकता है या फिर कुछ लोग, अन्य लोग भी मिलकर इस छोटे से टुकड़े में क्या कर सकते हैं, कृषि करके उसमें क्या हो जाएगा, लकड़ी के औजार हो जाएंगे हमारे पास, खुदाई हो जाएगी जिससे हम खेत खोदते हैं, दाव हो जाएगा, और कुछ छड़ी छड़ी यानी कि जो कृषि कार्य में औजार होते हैं उनसे, और परिवार अथवा समुदाय श्रम से क्या की मदद से क्या होता है, इस छोटे से भूमि के टुकड़े पर हम क्या करेंगे, कृषि करते हैं अपने पेट भरने के लिए। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है, यानी कि हम इसको कर्तन दहन प्रणाली यानी कि स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। इस कृषि में किसान जमीन को साफ करके भरण पोषण के लिए खाद्य फसल उगाता है। अब इसमें मेनली होता क्या है कि एक जंगल है,
उस जंगल को क्या करते हैं, कुछ लोग, एक परिवार या कुछ गाँव के लोग मिलकर इस टुकड़े को क्या करेंगे, जंगल को काट के इसमें जितनी भी घास-फूस होगी उसको जलाकर क्या करेंगे, इसको साफ कर देंगे। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये एक उनको ज़मीन का टुकड़ा मिल जाएगा कृषि करने के लिए, और यह क्या हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी वाला होगा तो इसमें कृषि करेंगे, ठीक है। फिर जब कुछ टाइम बाद ऐसे होता है, ये कृषि करते हैं, फिर ये अनउपजाऊ होने लगती है, तो ये इस भूमि को छोड़ देते हैं। फिर ये कहाँ जाते हैं, अन्य उसमें जाते हैं, भूमि में जाते हैं, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होंगे उनको काटेंगे, फिर उसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसको जलाएंगे, लकड़ियों को जला देंगे या फिर घास फूस को जलाएंगे, फिर इसमें कृषि करेंगे। फिर कुछ टाइम बाद ये भी अनउपजाऊ हो जाएगी, तो फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे करके ये जंगलों को साफ करके क्या करते हैं, कृषि करते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि पहले इसमें गया, ये इसमें उपजाऊपन कम हो गया तो फिर ये इसमें चले जाएगा, फिर इसमें उपजाऊपन कम होगा फिर ये इसमें चले जाएगा। ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर आधुनिक तकनीकों का उपयोग न होने के कारण इसमें उत्पादकता कम होती है। यानी कि आजकल देखो ऐसा होता है, बहुत बड़े एरिया में कृषि की जाती है, तो उसके लिए मशीनरी का भी उपयोग हो रहा है, क्योंकि आजकल तो बहुत ही फास्ट, बहुत ही टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो क्या होता है, मानव श्रम कम हो गया है और मशीनों का जो श्रम है वो अधिक हो गया है। पर इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, क्योंकि एक परिवार या फिर कुछ समुदाय के लोग करते हैं और सिर्फ अपने जीवन के निर्वाहन के लिए करते हैं, तो इसमें क्या होता है, तकनीकों का अधिक उपयोग नहीं होता है, ठीक है। वो अपने हाथ से श्रम करते हैं, अपने जो उनके पास उपलब्ध औजार होते हैं उनसे श्रम करते हैं और उससे ही वो उत्पादन करते हैं, तो ये उत्पादन क्या होता है, कम होता है। अब जो जीवन निर्वाहन कृषि है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में करी जाती है। तो इनको देखते हैं किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है। जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, जो कि भारत के पूर्वीय राज्य हैं, इसमें इसको झूम कृषि कहते हैं। मणिपुर, जो ये भी पूर्वीय राज्य है, पर इसमें इसको क्या कहते हैं, पामलू कहते हैं। छत्तीसगढ़ तथा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कहाँ है, यह बंगाल की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो ये इधर साइड को स्थित है, और छत्तीसगढ़ तुम्हारा बिहार के नीचे स्थित है, तो यहाँ पे इसको दीपा कहते हैं। मेक्सिको और मध्य अमेरिका, अब जो अलग देश हैं, ये तो भारत के थे, लेकिन अब जो मेक्सिको और मध्य अमेरिका है, इसमें इसको मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला में कोनुको, इंडोनेशिया में लंदाग, वियतनाम में रे, मध्य प्रदेश में बेबर और दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, ओडिशा में पामाबाडी, कोमान, बरिगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वीय राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे, हिमाचल प्रदेश में हिमालय क्षेत्र जो है हमारा, उसमें इसको खिल, और झारखंड में इसको कुरुवा कहते हैं। अब जो अगला कृषि है वो है गहन जीविका कृषि। अब जो गहन जीविका कृषि है, यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों तथा सिंचाई का उपयोग किया जाता है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा तथा अलाभप्रद होता जाता है। अब जो गहन जीविका कृषि है, यह कहाँ पे की जाती है, जहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या होती है, अधिक जनसंख्या होती है। तो क्या होता है, इसमें अधिक जनसंख्या होगी तो उनके रहने के लिए ही सबसे पहले तो वहाँ का जो एरिया होगा या भूमि होगी वो उनके रहने के लिए ही उपयोग हो जाएगी। फिर जो बचेगी कृषि के लिए, उसमें क्या होगा, अब इतने लोगों का पेट भरना है, तो इसमें क्या होगा, अधिक से अधिक रसायनों का उपयोग करेंगे ये लोग, ताकि उसमें जो फसल है वो नष्ट ना हो और उसकी क्या है, उर्वरता बढ़े, और जो जो फसल है वो उनको अधिक से अधिक मिले। तो इसके लिए वो जैविक रसायनों का अधिक उपयोग करेंगे, सिंचाई का अधिक उपयोग करेंगे, ताकि फसल क्या हो, सूखे की वजह से फसल नष्ट ना हो, क्योंकि इन लोगों को बहुत सारा चाहिए होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी, तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी तो इनको बहुत ज़्यादा फसल क्या होगी, इनको फसल की बहुत अनाज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो इसके लिए ये लोग क्या करेंगे, सिंचाई का भी उपयोग करेंगे।
पर इसमें क्या होता है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा हो जाता है। जैसे ए है, इसके 2 बेटे हैं। अब इसके पास कितना है, 4 हेक्टेयर ज़मीन है। अब इन दोनों बेटों को ये 2-2 हेक्टेयर में इसका 2 हो जाएगा। फिर अब पीढ़ी दर पीढ़ी इसके भी पीढ़ी बढ़ेगी, इसकी भी पीढ़ी बढ़ेगी। अब इसके माना 2 बेटे हैं, इसके भी 2 बेटे हैं। अब इसको तो 2 मिला था, 2 इसको 2 इसको, 4 इसके पास थे। 2 इसको मिला 2। अब ये 1-1 में आ जाएंगे। अब इसके भी 2 बेटे, इसके भी 2 बेटे। अब ये आधा और ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, ऐसे करके तो ये जोतों का क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है और ये अलाभप्रद भी होता जा रहा है, क्योंकि अब जितना आकार छोटा होगा, अब उस हिसाब से उसमें कृषि भी करनी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। अब एक छोटे से आकार में वो किस प्रकार की कृषि करेगा, तो इस वजह से क्या हो जाती है, वो कृषि अलाभप्रद हो जाती है। अगला है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उपयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। यानी कि वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, एक बिजनेस के लिए हम जब कृषि करते हैं कि हमें इतना अनाज उत्पन्न करना है और इसको बेच देना है, बेचने के पर्पज से जो हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं, उसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। अब हमें एक खेत में अनाज उत्पन्न भी करना है, उसको बहुत ही अधिक मात्रा में भी उत्पन्न करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, आधुनिक निवेश भी उतना ही करेंगे और अच्छे बीजों का भी उपयोग करेंगे, रासायनिक उर्वरकों का भी हम उसमें उपयोग करेंगे, ताकि उसमें कीट ना लगे, कीटनाशकों के प्रयोग करेंगे, ताकि उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो फसल नष्ट ना कर दें। तो इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं ताकि क्या कर सकें, हम उच्च पैदावार कर सकें, ताकि हम जितना अधिक अनाज उत्पन्न करें उतना ही अधिक उसको हम क्या कर सकें, बेच सकें, बेचने के पर्पज़ से। ठीक है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। यानी कि जो रोपण कृषि है, रोपण कृषि यानी कि जिसपे हम एक ही प्रकार के पेड़ों का क्या करते हैं, उपज करते हैं, कॉफ़ी लगाते हैं या फिर चाय, ये सब क्या हो जाएगी, रोपण कृषि में। इसमें इसमें क्या हो जाएगा, यह व्यापार क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी एवं श्रमों की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है। यानी कि जो रोपण कृषि है, इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा पूंजी का निवेश करना पड़ता है, क्योंकि जो रोपण कृषि है वो क्या होती है, उसमें बहुत ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो उसमें बहुत अधिक पूंजी का भी निवेश करना पड़ता है। क्योंकि जो रोपण कृषि है वो भी क्या है, एक वाणिज्यिक कृषि है, जिसमें क्या करता है, एक बहुत सारे चीज़ों को एक ही फसल को अधिक मात्रा में उगाकर उसको बेचना होता है। तो रोपण कृषि में क्या-क्या आ जाती हैं, कॉफ़ी, चाय, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि, ये सब क्या आ जाएँगे, रोपण कृषि। तो इन सब चीज़ों की देखभाल के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा पूंजी निवेश करना पड़ेगा। क्योंकि रोपण कृषि बिक्री के लिए होती है, इसलिए इसके विकास में परिवहन तथा संचार साधन से संबंधित उद्योग एवं बाजार महत्वपूर्ण होते हैं। अब रोपण कृषि क्या होता है, बिक्री, बेचने से रिलेटेड होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा परिवहन भी आ जाएगा। क्योंकि अगर हम एक क्षेत्र में जैसे हम गन्ना लगा रहे हैं, अब हमने इस खेत में गन्ना लगाया और फैक्ट्री इसकी यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए तो हमें परिवहन की आवश्यकता होगी, संचार साधन की भी आवश्यकता होगी। तो ये चीज़ इसके लिए महत्वपूर्ण होती है। और उद्योग, क्योंकि अब गन्ने से क्या बनता है, चीनी बनती है, गुड़ बनता है। अब गन्ने से सीधा चीनी और गुड़ तो बन नहीं जाएगा, उसको जब हम उद्योग यहाँ पे ले जाएँगे, फैक्ट्री में ले जाएँगे, वहाँ पे ये इसको गन्ने से गुड़ में परिवर्तित करेगा, तो इसके लिए उद्योग की भी आवश्यकता होती है। अब जो ये गुड़ बन रहा है या चीनी बन रही है, अब इसको क्या करेंगे लोग, इस फैक्ट्री में आकर नहीं खरीदेंगे। अब ये गुड़ और चीनी कहाँ जाएगा, एक मार्केट में जाएगा, बाजार में जाएगा, फिर उस बाजार से लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को खरीदेंगे, तभी यहाँ से इनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है, संचार की, उद्योग और बाजार की। तो अगला है शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप क्या होता है, जब हम एक ही खेत में क्या करते हैं, एक वर्ष में एक ही खेत में एक वर्ष में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसल उत्पन्न करते हैं, उसको हम बोलते हैं शस्य प्रारूप। तो देखते हैं, भारत में 3 प्रकार के शस्य ऋतुएं हैं। सबसे पहले है खरीफ, रबी, उसके बाद है जायद।
अब जो खरीफ है, यह भारत में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, यानी कि यह कब बोई जाएगी? गर्मियों के समय में, सितंबर से सॉरी मतलब जून जुलाई के टाइम पे क्या करते हैं, इसको बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर में इसको काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि। ये सब क्या है? खरीफ की फसलें हैं जो कब बोई जाती हैं? जून के टाइम पे बोई जाती हैं और अक्टूबर से सितंबर के टाइम पे काटी जाती है। चावल की खेती मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल तथा महाराष्ट्र में की जाती है और कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसकी फसल की जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अधिक वर्षा होती है और पर्याप्त मात्रा में तापमान होता है, तो इस वजह से यहाँ पर ये हमारी चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र होते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में धान की 3 फसलें होती है। इसमें ओस, अमन और बोरो, ये 3 प्रकार की चावल की फसलें हैं जो असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में की जाती हैं, धान की फसलें। फिर आगे देखते हैं रबी। यह शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है, यानी कि जब हम खरीफ की फसल काट लेंगे तो खेत क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? अक्टूबर से ही दिसंबर के समय पे उस पे दूसरी फसल उगाई जाएगी, तो उसको हम रबी की फसल कहते हैं। यह ठंडियों में उगाई जाती है मेनली। यह ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून में काट ली जाती है, यानी कि सर्दियों में लगाई और गर्मियों में काट लिया। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि। यह फसल उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बोई जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, यह गेहूँ के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है। जायद। जायद रबी तथा खरीफ फसलों की ऋतुओं के मध्य ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। इसमें मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसल बोई जाती है, यानी कि यह मेनली कौन सी फसल है जो खरीफ और रबी की फसलों जब फसल उगाई जाती है, खरीफ की फसल उगाई जाती है, उसके बाद इसको हम जायद की फसल को भी उगाते हैं। इसमें तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां, क्योंकि यह मानसून के टाइम पे वो होने वाली गर्मियों के समय पे यूज़ होने वाली क्या होती हैं, ये फसलें होती हैं और यह लगभग 2-3 महीनों में यह तैयार हो जाती है और इसको हम जायद की फसल कहते हैं।